हेलो। यहाँ पे आज बच्चा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी इकोनॉमिक्स का। ठीक ना? तो क्लास 11 के जितने भी बच्चे हैं वो इस वीडियो को जल्द से जल्द क्या करें, शेयर करें। और आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग वीवीआई जो क्वेश्चन है उसको हम लोग फटाफट यहाँ पे करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये रहा। बोला गया कि निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। तो पहला क्वेश्चन देखोगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हम इसको मानते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये क्वेश्चन बच्चा आपका क्या है, रिपीटेड है। हर साल इस तरह का एक क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आर्थिक क्रिया से रिलेटेड पूछा है, आर्थिक क्रिया, ठीक ना? कि मतलब कि जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन होता है, मतलब कि जो आदमी अगर किसी काम करता है, ठीक ना, तो वो भाई मजबूरी में ही काम करता है। मतलब उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा तभी वो जा करके क्या है, दो पैसा उसको चाहिए, दो पैसा उसको चाहिए, ठीक ना? तो इकोनॉमिकल कंडीशन किसी का भी खराब हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन को खराब न करते हुए आदमी क्या करता है कि कुछ ना कुछ रोजी रोटी काम करता है, ठीक ना? तो बोला गया कि इसमें से कौन सा एक उदाहरण है आर्थिक क्रिया का। जैसे किसी दोस्त की शादी में शामिल होना। तो भाई दोस्त की शादी में अगर शामिल हो रहा है ना, तो इसके 1 रुपया पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है? दूसरा है घर में पूजा कराना। घर में पूजा करना, घर में क्या है, पूजा करना। इसमें आर्थिक क्रिया से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रहा है। बोले विद्यालय में पढ़ाना। अगर आप बच्चा घर में विद्यालय में पढ़ा रहे हो, तो अगर विद्यालय में पढ़ा रहे हो तो 100% क्या है, आपका कुछ ना कुछ सैलरी वहां से मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? तो आप अगर पढ़ा रहे हो, ठीक ना, तो वो क्या होगा, एक बेस्ट आर्थिक क्रिया का आपका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, ठीक ना? आपके घर की साफ सफाई, ये सब ऐसा नहीं होगा। मतलब ये सब नहीं होगा। मेन इसका मतलब ये था कि मेरे पास, जैसे मान ली कि आर्थिक क्रिया का मतलब एक और एग्जांपल समझाते हैं कि मान ली कि मेरे पास 5,000 पैसा है, 5,000 पैसा है, और हम 6,000 रुपया का हर महीना शॉपिंग कर रहे हैं। 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये मेरा पैसा है, और 6,000 रुपये, 1,000 रुपया का आप क्या कर रहे हो, हर हर महीना लॉस कर रहे हो। ठीक है? तो आर्थिक क्रिया का मतलब कि ये इसका डेफिनेशन ये निकल आता है कि बच्चा आपके पास लिमिटेड जो पैसा है उसी में आप पूरे अच्छे तरीके से अपने काम धाम को चलाओ, ठीक है? किसी से मांगना ना पड़े आपको, ठीक ना? अब इसको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रोजी रोटी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बोल रहा है कि सांख्यिकी, सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? जो सांख्यिकी के जो अंतर्गत है वो किसका अध्ययन होता है, वो क्वेश्चन पूछा है। बोला आंकड़ों का संग्रहण का, संग्रह का, आंकड़ों का वर्गीकरण का, आंकड़ों का विश्लेषण का, या फिर इनमें से सभी। तो याद रखोगे कि जो संख्या की जो एस्टेटिक्स होता है, एस्टेटिक्स है, तो एस्टेटिक्स के अंतर्गत में आंकड़ों का संग्रहण भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, और विश्लेषण भी होता है बच्चा, ठीक है? ये देखिए क्या 2024 का जो मॉडल सेट है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किसका था? यह कथन किसका था? याद रखोगे कि अर्थशास्त्र के जीवन के कारोबार के बारे में जो मतलब इस तरह का जो कथन देने वाले थे वो पीसी महालनोबिस ये भी नहीं थे, ग्रांड फ्राइड एचेनवाल ये भी नहीं थे, एडम स्मिथ तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का ये फादर है, ये नहीं है, ठीक ना? अल्फ्रेड मास्टर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोला गया कि इसमें से द्वितीयक आंकड़ा कौन है? इसका जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि द्वितीयक आंकड़ा कौन है। तो द्वितीयक आंकड़ा इसमें से बताना है कि द्वितीयक आंकड़ा कौन है, इंटरनेट है कि पत्रिका है, या फिर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में याद रखोगे ये द्वितीयक आंकड़ा है। देखिएगा, प्राथमिक आंकड़ा हम लोग उसे कहते हैं जिसे जमीन से हम लोग प्राप्त करते हैं, जो जमीन के अंदर होता है, ठीक है? फिर वहां से, जैसे मान लीजिए जमीन है, और उसके बाद वहां से हम लोग उसको कुछ उपजा करके, जैसे मान लीजिए कि आलू हुआ, तो आलू हमारा किस में आ जाएगा, द्वितीयक आंकड़ा में आ जाएगा, ठीक है? तो बोला गया कि द्वितीयक आंकड़ा का एक स्रोत है, तो द्वितीयक आंकड़ा का स्रोत क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें, ठीक है? अगर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों समझा देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना का जो कार्य किस संस्था के द्वारा होता है? भारत में जनगणना का जो कार्य है वो किस संस्था के द्वारा होता है? तो शायद ये सबको पता होगा कि भारत की जनगणना के अनुसार, ठीक है? 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 का बोला गया क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? शायद ये सबको पता होगा, 1991 में। बोला गया कि आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार, आंकड़ों का
कालिक वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या होता है? समय होता है, विशेष गुण होता है, भौगोलिक स्थान होता है, या फिर मात्रा होता है। तो याद रखोगे कि जिसका कालिक जो वर्गीकरण निकाला जाता है, कालिक वर्गीकरण, ये समय के द्वारा, मतलब कि टाइम के द्वारा ये निकाला जाता है। ठीक है, चलिए 7 के बाद हम लोग आते हैं 8 में। अब बोला गया है कि दंडा लेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो याद रखोगे जो दंडा लेख है, जो दंडा लेख है, ये है आपका सतत एवं विविक्त चर के द्वारा, ये दोनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दोगे कि इसको ये बनाने के लिए शायद आपको सबको पता होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 8, 9, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और 25। ध्यान दो, इधर से 3 को वैल्यू मिल रहा है, इधर से 3 को वैल्यू मिल रहा है। जो वैल्यू बीच में मिला यही हमारा क्या होगा? माध्यिका होगा। ठीक है, और कभी नहीं मिलता है तो ये दोनों को साइड में हम लोग क्या करते हैं? जोड़ करके और 2 से भाग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, बोला गया कि सार्वत्रिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है? सार्वत्रिक बारंबारता वाला चर मतलब कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बहुलक कहेंगे बच्चा। क्या कहेंगे? बहुलक। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? दो बराबर भागों में विभाजित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को दो बराबर भागों में, तो ये इसका ऑप्शन नंबर माध्यिका हो जाएगा बच्चा। क्या करता है? दो बराबर भागों में विभाजित करता है। देखो इधर, अगर कभी आपसे ये पूछ रहा है परास, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, कभी आपसे अगर पूछ देना तो ये होता है न्यूनतम सीमा से क्या होता है? उच्चतम सीमा। ये उच्चतम सीमा के बीच जो औसत निकाला जाता है, ठीक ना? तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपका, मतलब दोनों में आप सबसे पहले घटा लो। जैसे मान ले कि इसमें सबसे जो न्यूनतम है, न्यूनतम हमारा कितना है? 15 है, और सबसे उच्चतम कितना है? 200 है। तो आप बच्चा इसमें से 200 में से अगर 15 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 185। तो सिर्फ आपसे रेंज पूछा था, रेंज, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोला गया कि माध्य विचलन का मान निम्नलिखित होगी यदि इसकी गणना खाली स्थान से की जाएगी। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 है ना? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, क्या बोला कि माध्य विचलन का, हाँ, तो इसमें ना समांतर माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? समांतर माध्य हो जाएगा। 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कॉल आ रहा है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 में ना। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसी दिए गए आंकड़े में, ध्यान दो, ये आपको हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ये शायद हमेशा आपको काम करेगा ये फॉर्मूला। कभी भी अगर आपको विचरण, ये क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, विचरण गुणांक अगर आपसे पूछ देना तो याद रखोगे कि मानक विचलन बटा में माध्य और गुना होता है 100। तो मानक विचलन कितना दिया हुआ बच्चा? 32। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 32। माध्य कितना है? तो माध्य आपका 100, और गुना में इधर 100 हो जाएगा। इसे से काट दो तो कितना आ जाएगा आपका? 32%। मतलब कि इसका 32, इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। बोला गया कि सहसंबंध गुणांक, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। सहसंबंध जो गुणांक है बच्चा, याद रखोगे कि -1 और +1 के बीच होता है। -1 और +1 के बीच होता है। ठीक है, चलिए 15 के बाद हम लोग आते हैं 16 में। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक हो तो सहसंबंध का गुणांक का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी, -1। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 17 में बोला गया है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है? तो 17 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी। 17 के बाद हम लोग आते हैं 18 में। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, तो याद रखोगे इसको बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक बोलते हैं, सेंसेक्स वगैरह ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 नंबर बोल रहा है कि पासे की कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा? 19 ना। तो याद रखोगे कि
जो वर्तमान समय में मापी गई जो मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पासे की कीमत सूचकांक। 20 में आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा कि निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 का है, बर्नियर किस देश की यात्री था, बर्नियर किस देश की यात्री था, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी आपका फ्रांस का था। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, याद रखोगे, प्रधानमंत्री होता है ना। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय कौन थी, तो 12वीं थी। भारत में नई आर्थिक नीतियों की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो याद रखोगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 के बाद चलते हैं 25 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समृद्धि से क्या तात्पर्य है, समृद्धि से क्या है तात्पर्य है, तो याद रखोगे कि ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करता है, ये भी सही होगा, उत्पादक वृद्धि की पूंजी के विस्तार, ये भी सही होगा, परिवहन तथा बैंकिंग, ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 25 के बाद चलते हैं 26 में, 26 में बोला गया कि औद्योगिक नीति या फिर 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो याद रखोगे कि जो 1956 में जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना था, तो ये ना दूसरी को आधार बनाया था। ठीक है, 27 में चलते हैं, 27 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से कौन है, तो अप्रत्यक्ष नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आयकर, ये जो इनकम टैक्स होता है ना, जो इनकम जो टैक्स होता है, ये आपको डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट जो टैक्स होता है ना, ये होता है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं 28 में, तो 28 में क्वेश्चन ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, कपास में सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है, तो 28 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, भारत जो क्या है सबसे बड़ा उत्पादक है बच्चा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 29 में, बोला गया कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, ये तो हमको लगता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा, पता है जी, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना 15 लाख वाला। अगला क्वेश्चन है 30, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, तो याद रखोगे कि ये जो सड़क निर्माण में निवेश है ना, ये क्या है, मानव पूंजी में नहीं आता है। इसके बाद चलते हैं 31 नंबर में, बोला है कि निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना गया था, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 याद रखोगे आयरलैंड ना। 32 का क्या हो जाएगा, बोला गया कि निम्नलिखित में से निर्धानता का एक कारक कौन सा है, निर्धानता का कौन सा एक कारक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, बेरोजगारी भी, ये भी हो जाएगा, ये भी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 33 में आते हैं, बोला गया कि तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक की परीक्षण के लिए चलाई गई एक परियोजना है, ये जो तनवा दिख रहा है, ठीक ना, ये कौन सा राज्य में चलाया गया था, ये पूछ रहा हमसे, तो तमिलनाडु, त से तनवा, त से तमिलनाडु। ठीक है, याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है, बागवानी के अंतर्गत नहीं आती, तो चावल का जो उत्पादन है वो बागवानी के अंतर्गत नहीं आता है बच्चा। 34 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व स्वनियोजन है, क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति क्या है, स्वनियोजन है, तो 35 क्वेश्चन नंबर याद रखोगे, सीमेंट का जो दुकान मालिक है वो क्या होगा, स्वनियोजित है। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं, बोला है कि ईंट निर्माण कार्य के कार्यरत व्यक्ति को रोजगार को क्या कहा जाता है, शायद ये क्वेश्चन आपको पता होगा, दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भीतर बार रिपीट कर जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। अब क्वेश्चन नंबर बोला गया 38, बोला गया निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है, सूचक नहीं है, तो साक्षरता दर। 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, सबसे उपयुक्त क्या है, क्यों माना जाता है, इसमें क्योंकि रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, या फिर नहीं है, इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इनमें से किस देश में जो प्रजनन दर है वो सबसे अधिक है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान। ठीक है, चलिए बच्चा, इसी तरह से एक और आपका इकोनॉमिक्स का जो सेट है वो शायद आज अपलोड कर देंगे एक और।
तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, बहुत वायरल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ करके ही जाइएगा। एक ऑलरेडी हम पहले क्या बोलते हैं चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब बहुत खोज खोज के क्वेश्चन को हम यहाँ पे लाने का कोशिश किए हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाओगे एग्जाम में, 100% आएगा यहाँ से। चलिए।